तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो फिजियोलॉजी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 3 दिन फिजियोलॉजी और 3 दिन जो है वो हम लोग देखेंगे एनाटॉमी। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक मैं चालू करूँगा वो ब्लड है। तो ब्लड में हम लोग को जैसे पता है कि ब्लड में से सबसे पहला टॉपिक क्या होता है कि ब्लड में बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड द ब्लड। तो देखो यार, पहली बात तो जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा होगा, कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक का वीडियो होगा ये, पर इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड हम लोग देखते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले जैसे अपने को पता है कि जो अपनी बॉडी है वो मैक्सिमम पार्ट उसका फ्लूइड से बना है। मतलब बताऊं कि इसमें 2/3 बॉडी का 2/3 पार्ट कौन बनाता है? फ्लूइड बनाता है। बॉडी में 2/3 पार्ट कौन बनाता है? फ्लूइड होता है। और 1/3 क्या होता है अपना? 1/3 क्या होता है? सॉलिड होता है। मतलब कि 2/3 बॉडी में लिक्विड होता है, 1/3 बॉडी में क्या होता है? सॉलिड होता है। और क्या होता है, और जैसे बताऊं कि जो मेल होता है, मेल में फीमेल से ज़्यादा बॉडी फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू होता है, उनमें एडिपोज टिश्यू मतलब उनमें फैट जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा है। उसके बाद बताऊं कि जैसे मैं बताऊं जैसे ब्लड हो गया, ब्लड में कुछ 83% वाटर होता है। 83% जो होता है वाटर होता है। जैसे हार्ट में 80% वाटर होता है, वो हार्ट में 80% वाटर होता है। और जैसे बताऊं कि और सब में, और जितने भी ऑर्गन है उनमें 70% जो होता है वो वाटर होता है। और जैसे सबसे कम किसमें होता है? बोन और एडिपोज टिश्यू में, इनमें 10 to 20% जो होता है सिर्फ फ्लूइड होता है। और ब्लड में 83% होता है, हार्ट में 80%, और रेस्ट ऑर्गन में जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, इनमें 70% होता है फ्लूइड। ये हो गया। देन इसके बाद जैसे बताऊँ मैं कि जैसे जो बॉडी फ्लूइड होता है उनमें भी 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। देखो यार, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब विथिन, तो जो सेल के अंदर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो ये फ्लूइड इनसाइड सेल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब जो भी फ्लूइड जो है सेल के बाहर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब देखो, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ये जो होता है बेसिकली 55% होता है। टोटल फ्लूइड का 55% होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टोटल फ्लूइड का 45% होता है। ये याद रखना। तो अब इसमें क्या क्या आएंगे? जैसे प्लाज्मा आ गया, जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आ गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया, या फिर जैसे सीएसएफ मतलब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो हो गया वो हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया। तो ये सब फ्लूइड कहाँ पे आ जाएंगे? ये सब फ्लूइड आ जाएंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। समझ रहा है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ, जैसे यार हाँ, तो जैसे देखो, जैसे मैं बताऊँ कि सपोज ये लीवर है, और लीवर में ये जो सेल के अंदर है ना, ये लीवर में जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और सेल के बाहर सपोज ये पोर्टल वेन है, और इसमें जो फ्लूइड है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये अच्छे से याद रखने का। अब लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका बेसिकली इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले जो फ्लूइड होता है, तो जो बॉडी फ्लूइड होता है, सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं। जो बॉडी फ्लूइड होता है कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, ये हमेशा ना मूव करता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है, ये मूव करता है। क्यों? क्योंकि इसको 2 चीज़ मेंटेन रखना पड़ता है। एक तो होमोस्टैटिस का मतलब क्या होता है? ऑर्गन रिलेटेड मतलब हर ऑर्गन में इसको ब्लड सप्लाई चाहिए रहती है, हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई चाहिए थी, इसीलिए फ्लूइड जो होता है एक से इधर से मूव करता है। और भी कुछ चाहिए होता है, जैसे न्यूट्रिएंट वगैरह, हार्मोन वगैरह, ये सब जाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, ऑक्सीजन वगैरह। और दूसरा एक होता है हीमोस्टैटिस। तो 2 चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। हीमोस्टैटिस मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेटेड।
तो ब्लड रिलेटेड मतलब ब्लड को मेंटेन रखना है, ब्लड को बैलेंस रखना है, और होमोस्टैटिस मतलब ऑर्गन को बैलेंस रखना है। ये हो गया। देन इसके बाद अब मैं बताऊं कि इसमें कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में होता क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो यार मैंने पहले बोला है वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि ये टॉपिक ही लेंदी है फिजियोलॉजी, इसमें और हम लोग पूरा समझ के लेंगे। तो यार इसको रब कर दूँगा। तो देखो, तो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले यार याद रखने का ना, इसको मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ कि 99% वाटर होता है, 99% क्या होता है, वाटर होता है। और जो 1% होता है, 1% में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। इनऑर्गेनिक चीज़ें में जैसे बताऊँ क्या क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, उसके बाद फॉस्फेट हो गया। और ऑर्गेनिक में जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, हार्मोन हो गए, एंजाइम हो गए। तो ये सब बेसिकली क्या होते हैं, ये इसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। तो बॉडी फ्लूइड में 99% वाटर, 1% में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ये सब होंगे। ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एंजाइम, हार्मोन ये सब होंगे। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिग्निफिकेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, या फिर इसका बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट इसका क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो ये BF नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड। तो ये BF नहीं समझना, तो वो वाला BF नहीं है। कौन सा BF है, बॉडी फ्लूइड। तो देखो इसका एक तो पहला फंक्शन क्या हो गया, होमोस्टैटिस, दूसरा हो गया हीमोस्टैटिस। एक इसका और फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, एंजाइम। तो ये सब ये ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ताकि जो सेल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सबको करता है ये। उसके बाद इन मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। याद रखना, बिना फ्लूइड के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो होता है पाथवे नहीं मिलता, बिना फ्लूइड के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पाथवे नहीं मिलता। मतलब क्या कि एक मीडियम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, एक मीडियम होता है फ्लूइड। तो ये क्या फॉर्म करता है, एक मीडियम फॉर्म करता है फ्लूइड, तभी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में होती है। अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए मीडियम नहीं फॉर्म होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा इसका टेम्परेचर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, टेम्परेचर रेगुलेशन में। क्योंकि इसके पास हीट होल्डिंग कैपेसिटी इसकी रहती है। उसके बाद इसका एक और इम्पॉर्टेंट बताऊँ कि टेक्सचर ऑफ टिश्यू। तो टेक्सचर ऑफ टिश्यू में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्सचर ऑफ टिश्यू मतलब कैसा कि अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो टिश्यू सॉफ्ट होगा, और फ्लूइड कम होगा तो टिश्यू कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। तो क्या क्या सिग्निफिकेंट होगा, ट्रांसपोर्ट में इसका, टेम्परेचर रेगुलेशन में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्योंकि वो मीडियम फॉर्म करता है वहाँ पे, और टिश्यू टेक्सचर में, और होमोस्टैटिस और हीमोस्टैटिस में। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड। तो देखो इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन कौन परफॉर्म करता है। एक तो किडनी करती है, सेकेंड कुछ हार्मोन जैसे ADH हो गया, जैसे एल्डोस्टेरॉन हो गया, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन हो गया, जैसे अपना ये हो गया एंजियोटेंसिन। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो ये सब बेसिकली क्या करती हैं, ये सब इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म कॉज करती हैं। अब बोलोगे कैसे, तो यार इसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे वाटर को रेगुलेट करती है। देखो मैंने बोला सबसे पहले हाइपोथैलेमस से कौन सा पिट्यूटरी। सेकेंड ये सपोज किडनी पे काम कर रहा है, तो किडनी पे कौन सी ग्लैंड होती है, अपनी एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, अपने को पता होता है, एड्रिनल ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले देखो, एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी,
और ये ले रहा हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो अभी सपोज किसी में वाटर ज़्यादा हो गया, तो वाटर ज़्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस के पास तुरंत सिग्नल जाता है। तो ये जो क्या करती है यहाँ पे, ये जो क्या करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करती है, एडीएच सिक्रीट करती है। एडीएच मतलब क्या था, वैसोप्रोसिन। तो ज़्यादा वाटर सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, तो बॉडी में वाटर की ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो एडीएच सिक्रीट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एडीएच क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी में वाटर को रिटेन करता है। तो देखो यहाँ पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म हुआ कि नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का। तो पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये हो गया। उसके बाद अभी मैंने क्या बताया, किडनी। अब यार देखो किडनी किसका काम करती है, फिल्ट्रेशन का। अगर ज़्यादा वाटर होगा तो फिल्ट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम वाटर होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा। उसके हिसाब से किडनी भी काम करती है। ये हो गया, तो सब रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आ गया। तो होप समझा होगा ये। देन इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाटर बैलेंस। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूँ, वाटर बैलेंस। अब वाटर बैलेंस में ना चीज़ें क्या क्या हैं, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो देखो इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या हुआ कि कितना बंदे ने फ्लूइड लिया, और आउटपुट ने क्या हुआ, कितने बंदे ने कितना फ्लूइड निकाला। तो जैसे मैं बताऊं कि इनपुट, तो सपोज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इनपुट हो और ये अपना है आउटपुट। तो इनपुट मतलब किसके थ्रू, सपोज जो ड्रिंक कर रहा है तो उसके थ्रू, सपोज जो कुछ पानी पिया, सपोज 130 ml पानी पिया उसने, सपोज उसको फूड के थ्रू कुछ फ्लूइड मिल रहा है, फूड के थ्रू उसको फ्लूइड मिल रहा है, सपोज वो मैंने 850 ml ले लिया। थर्ड सपोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू उसको कुछ फ्लूइड 350 ml उसके बॉडी में फ्लूइड बना। तो टोटल फ्लूइड कितने बन गए अपने, सपोज ये कितना है, यहाँ पे इसको मैंने ज़्यादा ले लिया, ये 1300 है। तो टोटल कितना 2500 ml फ्लूइड हो गया, 2500 ml फ्लूइड हो गया। और आउटपुट, अब आउटपुट में क्या हुआ, उसने निकाला तो सपोज कुछ यूरिन के थ्रू निकाल दिया, कुछ फीकल मैटर के थ्रू फ्लूइड निकाल दिया, कुछ स्वेट के थ्रू निकाल दिया, कुछ यहाँ पे उसने कहाँ किया, एक्सपायर एयर के थ्रू कभी। और देखो अभी हम लोग जब एयर को एक्सपायर करते हैं ना, एक्सपिरेशन के थ्रू कुछ फ्लूइड निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2500 ml उसने निकाल दिया। तो मतलब 2500 ml दिया और 2500 ml निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट बैलेंस है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जितना दिया उतना निकल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस है। अभी देखो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, जितना दिया उतना निकल गया, तो उस पर पेशेंट के लिए उसने यूज क्या किया, उसने मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मैंने 2500 ml दिया और 2500 ml दिया निकल गया, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि तो उस बॉडी में बचा क्या, तो यार ये 2500 ml जो मैंने दिया है उसमें से इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट निकल गया होगा, इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट बॉडी से यूज कर ली होगी। और क्या हो गया, जो बचा होगा, जो उसमें से सपोज 100 ml 1000 ml बचा होगा, प्लस उसमें क्या होगा कि और भी पिछले वाले होंगे जो भी अनवेस्टेड होंगे, वो सब क्या रहेंगे, वेस्टेड चीज़ें, वो सब ये 2500 ml इसके थ्रू निकल जाएगी। तो ये अपना कंसेप्ट है। तो ये हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं वाटर बैलेंस टाइप। तो वाटर बैलेंस में एक होता है निगेटिव बैलेंस, एक होता है पॉजिटिव बैलेंस। तो निगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, जब आउटपुट अपना ग्रेटर होता है किससे, इनपुट से। आउटपुट इनपुट से ग्रेटर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव बैलेंस। तो आउटपुट देखो, अब आउटपुट कैसे हो सकता है, सपोज कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर कोई किसी को वोमिटिंग हो रही है, किसी को डायरिया हो रही है, तो किसी को वोमिटिंग हो रही है, किसी को डायरिया, ये सब पैथोलॉजिकल में आ गए, वोमिटिंग डायरिया पैथोलॉजिकल में आ गए। किसी को क्या है, रिकरेंट वोमिटिंग हो रही है, किसी को हिमरेज हो गया है, कोई मेडिकेशन पे है जैसे डायूरेटिक, तो ये सब क्या हो गए, पैथोलॉजिकल पे आ गए। और एक्सरसाइज क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया। ये हो गया। सेकेंड क्या हो गया, अब पॉजिटिव फीडबैक। देखो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव वाटर बैलेंस टाइप मतलब क्या होता है, इनपुट ग्रेटर देन किससे है, आउटपुट से। तो इनपुट ज़्यादा इसमें किसमें, आउटपुट से।
तो जैसे सबसे जैसे ग्रोथ में, तो ग्रोथ में बॉडी क्या करती है, बॉडी फ्लूइड को एक्यूमुलेट कर देती है, उसको यूटिलाइज कर लेती है और उसको क्या होल्ड करके रखती है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पानी क्या होता है, बॉडी होल्ड करके रखती है। तो प्रेगनेंसी में इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करके रखती है। तो ग्रोथ, प्रेगनेंसी, और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वल्सेंस मतलब जब डॉक्टर बोलता है बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए। तो ग्रोथ और प्रेगनेंसी यार अच्छे से याद रखने का, ये 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूँ, एक होता है अपना, अब बहुत ज़्यादा कभी कभी बॉडी फ्लूइड हो जाता है, बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो एडिमा हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिमा। तो एडिमा मतलब क्या होता है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिमा। तो फ्लूइड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो क्या करेगी, फिल्ट्रेट करके वो वापस वहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करेंगे, पानी डाल देंगे उधर पे। मतलब समझ रहा है कि ये अभी जैसे बताऊँ ये किस में एडिमा किस में कॉज होता है। किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को लीवर डिजीज़ है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को एल्बुमिन की डिफिशियंसी है, क्योंकि एल्बुमिन क्या करता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है। जैसे मैं बताऊं एल्बुमिन का काम क्या होता है। और किसी को हाइपरटेंशन है, फिर इसके बाद मैं एल्बुमिन बता रहा हूं। तो ये सब डिजीज़ हो गई, इसमें एडिमा मिलता है। सपोज किसी को क्या हुआ है, किसी को, और एक इन्फ्लामेशन भी इसमें ऐड कर लेने का, इन्फ्लामेशन। तो हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन, लीवर, माल न्यूट्रिशन में एल्ब्यूमिन और इन्फ्लामेशन। तो देखो एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन ये क्या होता है, ये फ्लूइड होता है और ये सपोज इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब ये सपोज ये अपना क्या है, कैपिलरी है, तो इसमें क्या करता है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। अब एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो यहाँ से वाटर क्या होगा, वेसल से बाहर लीक होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो क्या होगा, एडिमा हो जाता है। तो याद रखने का, ये कंसेप्ट याद रखने का। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो मैंने ये सब बता दिया। अब देखो वहाँ पे अब हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिहाइड्रेशन भी 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 डिहाइड्रेशन होते हैं। माइल्ड मतलब जब टोटल बॉडी फ्लूइड का 5% लॉस हो जाए। मॉडरेट का मतलब क्या है, जब टोटल बॉडी फ्लूइड का 10% लॉस हो जाए। सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब जब टोटल बॉडी फ्लूइड का 15% लॉस हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। अब देखो ये हो गया, अब मैंने बता दिया। उसके बाद अब देखो अभी डिहाइड्रेशन में बेसिकली अगर बताऊं तो डिहाइड्रेशन में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, जितना वाटर लॉस हुआ सेम इलेक्ट्रोलाइट उतना इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, जितना जो वाटर लॉस है, जो यहाँ पे जो वाटर लॉस है वो क्या है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक है, तो यहाँ पे मतलब लेस इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, देन द वाटर। तो लेस इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है देन द वाटर। और हाइपरटोनिक का बोलेंगे, हाइपरटोनिक जब वाटर ज़्यादा लॉस होता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट से, तो हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस होता है वाटर से, इलेक्ट्रोलाइट लेस लॉस होता है वाटर से। और हाइपरटोनिक कब बोलेंगे, जब भी क्या होता है, वाटर ज़्यादा लॉस होता है किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये याद रखना, मोर वाटर लॉस देन द उल्टा बोल दिया। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे लेस वाटर लॉस देन द इलेक्ट्रोलाइट, मोर वाटर लॉस देन द इलेक्ट्रोलाइट। और हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोर सॉल्ट लॉस मतलब मोर इलेक्ट्रोलाइट लॉस देन द
वाटर। तो ये 3 चीज़ें कभी भी मत बोलना, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आइसोटोनिक मतलब वाटर लॉस इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट, और हाइपोटोनिक का मतलब होता है वाटर लॉस ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइट। हाइपरटोनिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट लॉस ग्रेटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस देन द वाटर। ये अपने को अच्छे से याद रखने का है। ये हो गया। अब मैं आगे बताता हूँ। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, तो इसके हम लोग साइन सिम्टम पे हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन में बताऊँ सबसे पहले, तो यार ये तो सिंपल है, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि बताऊँ कि, तो तभी भी हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या क्या होता है। जैसे सबसे जिसमें क्या होता है, डायरिया हो गया, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है डायरिया, उसको वोमिटिंग हो गया, हिमरेज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, तो उसमें यूरिनेशन ज़्यादा होता है। किसी को एड्रीनल इनसफिशियंसी है, तो यहाँ पे एड्रीनल इनसफिशियंसी में एल्डोस्टेरोन सीक्रेट नहीं हो पाता उतना, तो वाटर स्टोर नहीं कर पाएगा वो। और किसी में क्या हो, किसी में रीनल डिजीज़ हो, किसी में क्या हो, कोई एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है, कोई डाईयूरेटिक या फिर लाइजिक्स ज़्यादा ले रहा है, तो उनमें ये सब हो सकता है। तो डाईयूरेटिक ले रहा है, लाइजिक्स ले रहा है, तो लाइजिक्स मतलब क्या होता है यार, जो अपने जो कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, सॉरी लाइजिक्स मतलब क्या बोल रहा हूँ, लाइजिक्स का मतलब क्या होता है, जो डाईयूरेटिक का ये ब्रांड नेम है, फ्यूरोसेमाइड। तो इसमें डाईयूरेटिक है लाइजिक्स, तो कॉन्स्टिपेशन बोल रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे फ्यूरोसेमाइड जो होता है डाईयूरेटिक, मतलब जो बहुत ज़्यादा यूरिन कराती है, उसको हम लोग बोलते हैं डाईयूरेटिक। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसके साइन सिम्टम पे देते हैं, साइन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर हो गया। तो माइल्ड में क्या क्या डिहाइड्रेशन देखेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा साइन सिम्टम नहीं मिलते, थोड़ा सा ड्राई माउथ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यूरिनेशन यहाँ पे डिक्रीज मिलेगा, थोड़ा हेडेक मिल सकता है अपने को, मसल क्रैम्प मिल सकती है। देखो मसल क्रैम्प क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे नहीं इसको। तो देखो सबसे पहले क्या होगा माइल्ड में, तो माइल्ड में सबसे पहले मैं बताऊँ कि क्या होगा माइल्ड में, क्या क्या होगा। सबसे पहले माइल्ड में कैसा होगा, सबसे पहले ड्राईनेस हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, थर्स्ट जो होता है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद यूरिनेशन डिक्रीज हो जाएगा, हेडक होगा, पेशेंट को हेडक होगा। उसके बाद क्या होगा, डिजीनेस होगा, और क्या होगा, मसल क्रैम्प होगा, ये होगा माइल्ड में। अब मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या क्या साइन सिम्टम है, और इसका मैनेजमेंट क्या होगा, ORS पाउडर दे देंगे। ORS पाउडर 1 लीटर पानी में ORS हम लोग डाल देंगे और उसको पीने का है। याद रखना 1 ही लीटर में पानी है, क्योंकि उतने कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता ही वो। उसके बाद मॉडरेट डिहाइड्रेशन में हम लोग देखते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो वीकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, टैचिकार्डिया होता है। टैचिकार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हार्ट रेट इंक्रीज कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैचिकार्डिया। मतलब अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैचिकार्डिया। उसके बाद किसी का ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, BP लो हो जाता है, BP फॉल डाउन हो जाता है। यूरिन आउटपुट तो डिक्रीज हो जाएगा और फेंटिंग हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग ORS देते हैं, और अगर वो पानी नहीं पी सकता, कभी कभी क्या होता है डिहाइड्रेशन में पानी भी नहीं पी पाता, तो उसको हम लोग IV फ्लूइड NS और RL दे देते हैं, उसमें NS या फिर RL ले देते हैं। अब सीवियर डिहाइड्रेशन का कोई बंदा है, तो उसमें और क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो पल्स, यहाँ पे लो पल्स जो होती है वीक फील होगी, वहाँ पे श्रंकेन आई होगा, लिथार्जिक होगा, पेशेंट लिथार्जिक होगा, डल होगा, और वहाँ पे सीवियर वीकनेस, वहाँ पे जो वीकनेस है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ कि मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे मेंटल कन्फ्यूजन होगा, कि ब्लड सप्लाई ब्रेन के पास कम हो गई है, और कोमा और डेथ भी हो सकता है अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए ब्रेन में, तो कोमा और डेथ भी हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग आयन लेंगे,
और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड लेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, 3 चीज़ें ही लेता हूँ और सब देख लेने का। और चलो बाइकार्बोनेट भी ले लिया। देखो सोडियम जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होता है, इसको मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो देखो तो इसको मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ले रहा हूँ और इसको इंट्रा सेलुलर, आई से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये 140 होता है और इंट्रा सेलुलर में यही फिर 14 होता है। और ये इसका कितना, ये 5.5 होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है 150। तो देखो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, पोटेशियम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है। पोटेशियम और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है। कैल्शियम यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे लेस देन 1 होता है। और यहाँ पे बाइकार्बोनेट यहाँ पे 20 होता है, यहाँ पे 10 होता है। तो ये याद रखने का, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको याद रखने का, ये 4 एटलीस्ट याद रखने का। अब ये हो गया, अब हम लोग ने ये देख लिया। उसके बाद अब हम लोग यार देखते हैं, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्लड। अब ब्लड यहाँ पे सिस्टमेटिक ब्लड अब हम लोग देखेंगे। तो ब्लड का ये लेक्चर नंबर समझ लो 1 समझ लो। तो ब्लड में देखो 1, तो ब्लड बेसिकली क्या होता है, तो ब्लड सबसे पहले जो ब्लड होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो एक टाइप का ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये याद रखने का, ब्लड एक टाइप से क्या होता है, फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि यहाँ पे क्या कराता है यार, ये क्या कराता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कराता है, समझ गया, मतलब CO2 को ये रिमूव कराने में हेल्प करता है लंग्स से। उसके बाद ये रेड कलर का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें होता है। तो ये याद रखने हैं। और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है ये। अब देखो, अब प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड में जैसे इसका कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता है, कलर इसका रेड होता है, कलर इसका रेड होता है। pH इसका 7.35 से लेके 7.45, और यही 7.35 से ज़्यादा हो जाए तो pH इसको अल्कलोसिस बोलेंगे, 7.40 से कम हो जाए तो इसको हम लोग एसिडोसिस बोलेंगे। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.521 है, मतलब वाटर के कंपेयर में कितना ज़्यादा भारी है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और इसका वॉल्यूम जो होता है बेसिकली 5 लीटर होता है मेल में, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। मेल में 5 लीटर, मेल में 5 लीटर होता है और फीमेल में होता है 4.5 लीटर, क्योंकि फीमेल में कैसा होता है, मेंसेस होता है तो उसमें इसीलिए थोड़ा कम होता है वो। अब उसके बाद देखो न्यू बर्न में क्या होता है, न्यू बर्न में कितना होता है, 450 ml होता है न्यू बर्न में किसको बोलते हैं, जो लेस देन 1 मंथ का बेबी होता है उसको हम लोग न्यू बर्न बोलते हैं। उसके बाद देखो जो ब्लड होता है 80% होता है, 8% ब्लड 8% होता है टोटल बॉडी वेट का, ब्लड 8% होता है टोटल बॉडी वेट का, ये याद रखने का। ये हो गया। अब देखो, अब इसके बाद अगर इसकी विस्कोसिटी बोले ना, विस्कोसिटी ब्लड की, तो 5 टाइम हाइयर रहती है, किससे, वाटर से ब्लड की विस्कोसिटी 5 टाइम हाइयर रहती है। अब मैं इसके आगे बात करूँ तो फंक्शन ऑफ ब्लड, तो फंक्शन ऑफ ब्लड, तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ ब्लड। जैसे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में, तो मैंने बताया बहुत सारी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन, एंजाइम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक्सक्रीशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, ग्रोथ में, स्टोरेज में और एसिड बेस बैलेंस में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो वो एसिड बेस में मेंटेन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद होता है तो एक्ट एज ए बफर काम करता है, जो कि एसिड और बेस को मेंटेन रखता है ब्लड, और यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी भी होती है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो इधर मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं ये लिया, ये सपोज एक ट्यूब लिया, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ब्लड का वो प्लाज्मा होता है, और नीचे वाले पार्ट क्या क्या होते हैं, RBC होते हैं, WBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो यार अभी WBC में ग्रेनुलोसाइड, एग्रेनुलोसाइड इसको पता ही होगा, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बाइसोफिल, लिम्फोसाइड, ये सब तो पता ही होगा।
देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर इसी को हम लोग एससीटी हीमोटोक्रिट बोलते हैं। तो इसी को हम लोग पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये जो जितना भी पूरा सेल का है ना, ये है। इसको अब देखो, इसमें से ब्लड के कंपोनेंट में बताऊँ, ब्लड के कंपोनेंट में 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, मतलब यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 55% होता है। अब देखो, और इसी को मैंने क्या बोल दिया है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हीमोटोक्रिट इसी को बोलते हैं हम लोग। तो इसका इंपॉर्टेंस और क्लिनिकल हम लोग देखेंगे बाद में। देन इसके बाद अभी देखो, ये प्लाज्मा प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, 92% वाटर होता है, 92% वाटर, और 8% क्या होता है, 8% में इसमें प्रोटीन होता है। कुछ प्रोटीन जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, और एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन हो गया। तो ये सब प्रोटीन होते हैं, कुछ तो 92% ये हो गया। और क्या होता है, और जैसे सोडियम हो गया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, और यहाँ पे कुछ हिपैरिन होता है, एंटीकोगुलेंट हिपैरिन होता है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है ये। तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं वहाँ पे। ये हो गया। देन अभी देखो, अब मैं बता रहा हूँ, अब आगे हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, जो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, अब मैंने बता दिया यहाँ पे क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। तो एल्बुमिन कितना होता है, बेसिकली 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर एल्बुमिन। ग्लोबुलिन कितना होता है, 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर। याद करना कैसा, एक याद कर लो, या फिर उसका डबल कर दो, या फिर उसका हाफ कर दो। ग्लोबुलिन याद कर लो, उसका डबल एल्बुमिन हो गया। और फाइब्रिनोजेन सबसे कम होता है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। ये हो गया। तो अगर ग्लोबुलिन याद है तो हम लोग तीनों एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेन याद कर सकते हैं। ग्लोबुलिन मतलब इसका डबल करो, और फाइब्रिनोजेन के लिए 2 को हटा दो तो 0.3 हो गया। ये हो गया। अब देखो, अब A/G रेशियो जो होता है कम किस में हो जाता है, A/G रेशियो अगर मैं बताऊँ तो 2 होगा नॉर्मली, पर किस में कम होगा, कोई किडनी का डिजीज़ है तो उसमें कम हो जाएगा। क्यों उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें एल्बुमिन लॉस होता है। तो एल्बुमिन लॉस होगा बेसिकली, तो रेशियो क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो ये हो गया। तो किडनी डिजीज़ का कोई पेशेंट है तो उनमें, या फिर कोई लीवर डिजीज़ का पेशेंट है तो उसमें A/G रेशियो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि लीवर ही एल्बुमिन बनाती है। तो इसी की वजह से उसमें भी लीवर डिजीज़ में या फिर किडनी डिजीज़ में क्या होगा, A/G रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अच्छे से अपने को याद रखने का है। ये हो गया। देन इसके बाद अब मैं बताऊँगी ब्लड फॉर्मेशन। तो जैसे ब्लड में मैंने बताया क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये तीनों कौन बनाता है, बेसिकली बोन मैरो। और बोन मैरो में रेड बोन मैरो बनाती है। 2 पार्ट होते हैं, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। तो कौन बनाता है, रेड बोन मैरो। ये सब कौन बनाता है, रेड बोन मैरो। अब देखो, अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो एरिथ्रोपोइसिस हम लोग बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। और कोई अगर सपोज फॉर्मेशन हो रहा है किसका, पूरे ब्लड का, होल ब्लड कंपोनेंट का फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। तो ये अच्छे से याद रखना। ये हो गया। मतलब अगर सिर्फ आरबीसी बोला तो एरिथ्रोपोइसिस, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को एक साथ तो हीमोपोइसिस, तीनों का एक साथ फॉर्मेशन होना। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो, अब ये ब्लड फॉर्म कैसा होता है, सबसे पहले स्टेम सेल होती है जिससे पूरे ब्लड कंपोनेंट फॉर्म होते हैं। स्टेम सेल में 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक माइलोइड स्टेम सेल, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट बनाता है ये, और ये क्या बनाता है, टी लिम्फोसाइट बनाता है, जो कि इम्यूनिटी, आगे जाके इम्यूनिटी एंटीबॉडी वगैरह बनाती है। अब देखो, दूसरा क्या हो गया कि माइलोइड स्टेम सेल। तो माइलोइड स्टेम सेल मतलब इसमें क्या क्या आएगा, 3 चीज़ें। तो पूरा इसमें मैं हो नहीं पाएगा। तो इसमें देखो, एरिथ्रोब्लास्ट हो गया, और हो गया माइलोब्लास्ट, और एक हो गया मेगा कैरोसाइट। तो एरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, और मेगा कैरोसाइट क्या बनाएगा, मेगा कैरोसाइट प्लेटलेट्स बनाएगा, और माइलोब्लास्ट क्या बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा। डब्ल्यूबीसी में कौन सा, ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल और मोनोसाइट। ये 4 चीज़ बनाएगा, मतलब 3 चीज़ ग्रेनुलोसाइट का और 1 चीज़ ग्रेनुलोसाइट का मोनोसाइट। ये हो गया। तो डब्ल्यूबीसी बनाएगा ये। तो इसमें 4 पार्ट बनाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट कौन बना रहा है, लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो ये हो गया।
अब हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। रेड ब्लड सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो रेड ब्लड सेल सबसे पहले मोस्ट अबेंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है 4.5 to 5.5 मिलियन होता है। ये रेड होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है? 120 डे होता है, 120 डे लाइफ स्पेन होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो मैच्योर आरबीसी रहता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसी के लिए यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। तो यहाँ पे इसी के लिए कैंसर भी नहीं हो सकता आरबीसी का। तो आरबीसी का कैंसर भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर आरबीसी में। अब शेप इसका कैसा होता है? बाई कॉन्केव शेप होता है, बाई कॉन्केव शेप होता है, बाई कॉन्केव शेप होता है, इसमें बाई कॉन्केव शेप होता है। और इसमें अगर बात करूँ तो ये सब बता दिया मैंने। तो अपन ये देखो, पर एक यंग आरबीसी में ना, एक यंग आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, पर एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसी के लिए आरबीसी में जो होता है कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये हो गया। तो अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया पूरा। तो देखो यार वीडियो जो है लंबा हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो आगे देखेंगे, और ब्लड को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, एरिथ्रोपोइसिस कैसा होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद शेप साइड में क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसको बाद हम लोग थोड़ा सा डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और अनीमिया वगैरह पढ़ेंगे, जैसे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया। ईएसआर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ईएसआर का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। ईएसआर बढ़ता है घटता किसमें है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। पैक सेल वॉल्यूम के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। और डिफरेंट टाइप के अनीमिया हम लोग देखेंगे, सिकल सेल अनीमिया, थैलीसीमिया। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आरबीसी को हम लोग ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे डब्ल्यूबीसी पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड। तो ये ब्लड का